तारीख 5 सितंबर 1999। रशिया की राजधानी मॉस्को। रात का वक्त था और लोग गहरी नींद में सो चुके थे। तभी अचानक मॉस्को शहर की कई इमारतों पर एक के बाद एक कई बमों के फटने की आवाज आने लगी। ये धमाके इतने खतरनाक थे कि ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। इन धमाकों में 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि इन बम धमाकों से महज एक महीना पहले रशिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। 9 अगस्त 1999 को एक 46 साल का शख्स रशिया का प्राइम मिनिस्टर बनता है, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने खुली छूट दे रखी थी। दुनिया जब इन बम धमाकों के पीछे की वजह जानना चाहती थी, तब अचानक रशिया का ये नया प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सामने आता है और मॉस्को में हुए बम धमाकों के लिए चेचनिया को जिम्मेदार ठहराता है। वही चेचनिया जो सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद रशिया से अलग हो चुका था। वो प्रधानमंत्री रशियन मिलिट्री को चेचनिया पर हमला करने का आदेश देता है। क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब इस हमले का लाइव टेलीकास्ट पूरे रशिया में किया गया। इस हमले के दौरान सैनिकों के हेलमेट पर कैमरे लगाए गए। रशियन सेना चेचनिया के अंदर घुसी और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, घर, जो कुछ भी उनके सामने आया सब कुछ जमींदोज कर दिया गया। रशिया के लोग टेलीविजन पर चेचनिया की तबाही का मंजर देखकर जश्न मना रहे थे। अपने 300 लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए इस प्रधानमंत्री ने चेचनिया में अनुमानित 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ये प्रधानमंत्री सोवियत संघ के बिखरने से मायूस रशिया की जनता के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया। लोगों को लग रहा था कि ये लीडर रशिया को एक बार फिर से एक महान एम्पायर बनाएगा, जैसा वो कभी सोवियत संघ के दौरान हुआ करता था। ये प्रधानमंत्री कोई और नहीं, ये थे व्लादिमीर पुतिन। लेकिन चेचनिया वाली कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसे आरोप लगते हैं कि मॉस्को पर जब हमला हुआ था, जो बाद में चेचनिया की तबाही का कारण बना, वो असल में एक प्री प्लान्ड हमला था, जिसके बारे में व्लादिमीर पुतिन को पहले से ही पता था। यानी एक थ्योरी ये कहती है कि पुतिन ने अपने ही लोगों को मरने दिया ताकि चेचनिया पर कब्जा करने की कार्रवाई को सही ठहराया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि पुतिन ने ऐसा किया क्यों? क्या पावर हासिल करने के लिए पुतिन किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं? एक गरीब घर में पैदा हुआ लड़का जो पहले केजीबी का जासूस बना और फिर धीरे धीरे राजनीति में उतरा और अब पूरे रशिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है। क्या वाकई ये आरोप सही हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि पुतिन अपने विरोधियों को जान से मरवा देते हैं? और पुतिन ने कैसे अमेरिका के 5 अलग अलग राष्ट्रपतियों को डील किया? अपने वर्चस्ववादी रवैये को स्थापित करने के लिए जिस पुतिन पर अपने विरोधियों को मरवा देने के आरोप लगे, वही पुतिन अपनी हाइट को लेकर कितने सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं? इस वीडियो में हम सुनाएंगे आपको व्लादिमीर पुतिन की मिस्टीरियस लाइफ की पूरी दास्तान। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। और ये किस्सा है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का, जिन्होंने पावर में बने रहने के लिए देश के संविधान तक को बदल दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने रूस के लेनिनग्राद शहर पर करीब 872 दिनों तक बमबारी की, जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और इस बमबारी में लाखों लोग घायल हुए। शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वहां लोग दाने पानी के लिए भी तरस रहे थे। इसी माहौल में एक पति पत्नी भी रह रहे थे, जिन्होंने भूखमरी की वजह से अपनी एक संतान खो दी थी। बच्चे के मर जाने का गम दूसरे बच्चे की पैदाइश के साथ कुछ कम हुआ और इस बच्चे का नाम रखा गया व्लादिमीर पुतिन। पुतिन का परिवार कमुनेल्का में रहता था। कमुनेल्का उस तरह के अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग्स को कहा जाता था जिसे सोवियत सरकार जंग से प्रभावित लोगों के लिए बनाया करती थी। यहीं एक कमरे में पुतिन का पूरा परिवार रहता था। इंसानों के अलावा इस कमरे में गंदगी और चूहे भी रहा करते थे। यानी कमरे का हाल ऐसा था कि जिंदा आदमी भी दम तोड़ दे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि पुतिन का बचपन काफी दिक्कतों में गुजरा।
एक बार का वाकया है, पुतिन अपने कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी उन्हें एक मोटा चूहा नजर आया। उन्होंने चूहे को भगाने की कोशिश की। चूहा डरता दुबकता किसी कोने में जाकर बैठ गया। पुतिन ने चूहे को वहां से भी भगाने की कोशिश की। तभी चूहे ने तंग आकर पुतिन के ऊपर अचानक झपट्टा मार दिया। वो एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इस बात का असर पुतिन के दिलो दिमाग पर बरसों तक छाया रहा। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कोई इंसान हो या जानवर, अगर वो ऐसे हालात में आ जाए जिसमें उसके पास बचने का कोई चारा ना हो, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे उस चूहे के पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उसने पुतिन पर हमला करने को अपना आखिरी ऑप्शन समझा। आने वाले वक्त में पुतिन भी उस चूहे की तरह ही अपने फैसलों से ऐसा झपट्टा मारने वाले थे जिससे रशिया के साथ साथ पूरी दुनिया की धड़कनें तेज होने वाली थी। पुतिन के पिता सोवियत नेवी में काम करते थे, मां लोकल फैक्ट्री में मजदूर थी। पुतिन को पढ़ाई के लिए पास के ही एक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। पुतिन जब स्कूल में थे तो वो अपने से बड़े बच्चों के साथ काफी लड़ा करते थे। बचपन से पुतिन को ताकतवर बनने का शौक था। उन्हें हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पुतिन ने अपने एक इंटरव्यू में अपने बचपन की लड़ाइयों को याद करते हुए कहा था कि वो हुलिगन थे, मतलब लड़ना झगड़ना, बदला लेना, उन्हें ये सब बहुत पसंद था। अपने दोस्तों के बीच अपनी ताकत की धौंस जमाने के लिए पुतिन ने जूडो और रूसी मार्शल आर्ट सांबो तक सीख लिया। पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट थे। साल 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि 50 साल पहले लेनिनग्राद की गलियों ने मुझे एक सबक सिखाया। वो सबक ये था कि अगर लड़ाई होने वाली हो तो पहला पंच तुम्हें मारना चाहिए, ताकि सामने वाला पूरी तरह ढेर हो जाए। बचपन के ये तमाम किस्से पुतिन की उस मेंटेलिटी को दर्शाते हैं जिसका अक्स आज भी उनके फैसलों में झलकता है। उनके फैसलों में गुस्सा है, ईगो है, कॉन्फिडेंस है, अपने दुश्मनों और विरोधियों को निस्ते नाबूद कर देने की जिद है। सोवियत यूनियन की जासूसी संस्था का नाम हुआ करता था केजीबी। लेनिनग्राद में केजीबी की एक ब्रांच हुआ करती थी। पुतिन एक दिन केजीबी के दफ्तर में घुस गए। एक अधिकारी से बोले, मुझे नौकरी दे दो। अधिकारी ने समझाया कि ऐसे केजीबी में नौकरी नहीं मिलती, जाओ पहले पढ़ाई पूरी करो। लेकिन क्या पुतिन पैसों के लिए केजीबी जासूस बनना चाहते थे? पैसों की बात होती तब तो वो कोई और भी नौकरी कर ही सकते थे, लेकिन वजह कुछ और ही थी। वजह एकदम टिपिकल, जैसे फिल्म देखकर बच्चे पुलिस का डंडा चलाने का ख्वाब पाल लेते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ था पुतिन के साथ। एक नॉवेल आया था, द शील्ड एंड द स्वॉर्ड। बाद में इस नॉवेल पर एक टीवी सीरीज बनी। सीरीज में दिखाए गए एक जासूसी किरदार ने पुतिन के जहन में घर कर लिया। वो जासूस जो जर्मनी में जाकर सोवियत संघ के लिए जासूसी करता था। पुतिन ने ठान लिया कि वो भी जासूस बनेंगे। बहरहाल केजीबी के दफ्तर से निकाले जाने के बाद पुतिन घर लौटे और अधिकारी की बात को दिमाग में बैठा लिया, जाओ और पढ़ाई पूरी करो। उस वक्त केजीबी में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही केजीबी ज्वाइन करते थे। पुतिन ने भी यही रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया। साल 1970 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फिर वकालत की पढ़ाई करने लगे। इस दौरान उन्होंने कई जासूसी फिल्में देखी, कई किस्से सुने, दिन रात केजीबी में दाखिल होने के सपने बुनते रहे। आखिर साल 1975 में वो दिन भी आ ही गया जब पुतिन का केजीबी में काम करने का सपना पूरा हो गया। इस साल पुतिन ने लॉ में अपनी डिग्री पूरी कर ली थी। इस बीच उन्हें केजीबी में काम करने का ऑफर आया। पुतिन उस दिन इतने खुश थे कि उन्होंने एक होटल में जाकर खूब पार्टी की। महज 23 साल की उम्र में पुतिन लेनिनग्राद के केजीबी ऑफिस में सीक्रेट ऑफिसर बन चुके थे। 10 साल तक जासूसी करते रहे और इसी दौरान जर्मन लिखना सीख गए, क्योंकि बहुत पहले जो टीवी सीरीज देखी थी उसमें जासूस जर्मनी में काम करता था और वहां रहने के लिए जर्मन भाषा सीखना जरूरी था। ये जरूरत पड़ी भी। साल था 1985। ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडन स्थित केजीबी ऑफिस को एक ऐसे नौजवान अधिकारी की जरूरत थी जिसे जर्मन भाषा लिखना और बोलना दोनों आता हो। पुतिन इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट थे, जिसके चलते उनका ट्रांसफर ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडन शहर स्थित केजीबी ऑफिस में हो गया, जहां वो बतौर ट्रांसलेटर काम करने लगे। बाद में प्रमोट होकर रिक्रूटर ऑफिसर भी बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में बंट चुका था, ईस्ट जर्मनी
और वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी पर अमेरिका जैसे देशों का प्रभाव था, जबकि ईस्ट जर्मनी पर सोवियत संघ का कब्जा था। जिस जगह इन दोनों इलाकों को अलग किया गया वो था बर्लिन शहर, जहां ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच खड़ी थी बर्लिन की दीवार। पुतिन इसी ईस्ट जर्मनी के केजीबी ऑफिस में काम करने के लिए गए थे। ईस्ट जर्मनी में सोवियत संघ के लिए एक और सीक्रेट पुलिस एजेंसी काम करती थी, जिसका नाम था स्टासी। अंग्रेजी में कहें तो मिनिस्ट्री फॉर स्टेट सिक्योरिटी। स्टासी का ऑफिस केजीबी के ही पास था। पुतिन इस संस्था के साथ मिलकर काम करने लगे। यहां उनका काम था सोवियत संघ के खिलाफ होने वाली गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना। काम पक्का था, इसलिए पुतिन को लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। इधर ईस्ट जर्मनी पर यूं तो सोवियत संघ का कब्जा था, लेकिन वहां के लोग सोवियत सरकार के कामों से खुश नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट जर्मनी में रहने वालों के हालात ईस्ट जर्मनी की तुलना में काफी बेहतर थे। अमेरिका ने ईस्ट जर्मनी में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए खूब पैसा बहाया। धीरे धीरे बेहतर जिंदगी की तलाश में ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी की तरफ पलायन करने लगे। जब ईस्ट जर्मनी छोड़कर जाने वाले लोगों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी, तो इसे रोकने के लिए सोवियत संघ ने एक दीवार बना दी, जिसका नाम था बर्लिन वॉल, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। बर्लिन वॉल बनाए जाने के बाद ईस्ट जर्मनी के भीतर सोवियत संघ के खिलाफ विद्रोह तेजी से बढ़ने लगा। इस दीवार को पार करने की कोशिश में 100 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई। नाराज लोग सड़कों पर उतरने लगे। देखते ही देखते लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि 9 नवंबर 1989 को नाराज भीड़ ने बर्लिन वॉल को गिरा दिया। दीवार गिरी और गुस्साई भीड़ ईस्ट जर्मनी के केजीबी ऑफिस की ओर रुख कर गई, जहां पुतिन तैनात थे। भीड़ देखकर पुतिन ने ड्रेसडेन में मौजूद सोवियत संघ के मिलिट्री हेडक्वार्टर से फोन पर मदद मांगी। जवाब में उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। उनसे कहा गया, जब तक मॉस्को से कोई आदेश नहीं आता तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अब केजीबी ऑफिस के भीतर बैठे पुतिन के पास भीड़ का सामना करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुतिन भीड़ के सामने आए और पूरे आत्मविश्वास के साथ तेज आवाज में बोले, मेरे पीछे केजीबी ऑफिस के भीतर हथियारों से लैस गार्ड्स बैठे हुए हैं। अगर तुम में से किसी ने भी हमारी तरफ कदम बढ़ाया तो तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। पुतिन ने यह बात इतने आत्मविश्वास से कही थी कि सामने खड़ी भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। कुछ ही देर में केजीबी ऑफिस के सामने से भीड़ पूरी तरह से हट चुकी थी। पुतिन ने केजीबी दफ्तर को तबाह होने से तो बचा लिया था, लेकिन अब उनका गुस्सा सोवियत सरकार के खिलाफ बढ़ने लगा था। उन्हें लग रहा था कि वो अपने देश के लिए मरने बिटने को तैयार हैं, लेकिन जब मुश्किल की घड़ी आई तो सोवियत सरकार ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। उस वक्त सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव की सरकार में सोवियत यूनियन तेजी से बिखरने लगा था। अफगानिस्तान में सोवियत सेना 1 दशक से लड़ रही थी, लेकिन गोर्बाचेव की सरकार में ही उसे अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। उस वक्त गरीबी तेजी से बढ़ने लगी थी। वहीं बर्लिन की दीवार भी गोर्बाचेव की सरकार में ही गिरी थी। गोर्बाचेव कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखते ही देखते सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ में रूस के अलावा 15 और देश शामिल थे, जो अब स्वतंत्र हो चुके थे। फिर 15 दिसंबर 1991 की तारीख सोवियत यूनियन और रशिया के साथ पुतिन के लिए काफी दुखदाई थी। उस दिन क्रेमलिन पर झूलता सोवियत यूनियन का हथौड़े और दरांती वाला झंडा उतारा गया और रशिया के ट्राई कलर ने उसकी जगह ले ली। उसी दिन मिखाइल गोर्बाचेव ने रशिया के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद रशिया की सत्ता संभाली बोरिस येल्त्सिन ने। पुतिन अब जर्मनी छोड़कर अपने शहर लेनिनग्राद आ चुके थे। पुतिन ने लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी के फॉरेन रिलेशन डिपार्टमेंट में काम शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात लेनिनग्राद के मेयर अनातोली सोबचक से हुई। पुतिन के बातचीत के अंदाज से सोबचक इतने प्रभावित हुए कि दोनों दोस्त बन गए। अनातोली सोबचक के साथ रहकर पुतिन धीरे धीरे राजनीति के दांव पेच सीखने लगे। फिर एक दिन सोबचक ने पुतिन को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। साल 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद लेनिनग्राद का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। इस बीच पुतिन सोबचक के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे। फिर आया साल 1994, जब उनके काम से प्रभावित होकर सोबचक ने उन्हें डिप्टी मेयर बना दिया। इस दौरान सोबचक पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, लेकिन पुतिन की छवि साफ सुथरी बनी रही।
साल 1996 में एक बार फिर मेयर का चुनाव हुआ, लेकिन इस बार सोबचक को हार का सामना करना पड़ा। उनकी हार के साथ ही पुतिन की डिप्टी मेयर की कुर्सी भी चली गई। हालांकि पुतिन के लिए ये एक नए पड़ाव की शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले सालों में पुतिन की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अब तक पुतिन एक केजीबी अफसर और डिप्टी मेयर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। पुतिन अब एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जिसकी मंजिल क्रेमलिन थी। क्रेमलिन यानी वो इमारत जहां रशिया के राष्ट्रपति का दफ्तर है। डिप्टी मेयर की कुर्सी जाने के बाद पुतिन ने मॉस्को का रुख किया। अब उनका बस एक ही मकसद था, किसी भी सूरत में क्रेमलिन में एंट्री। मॉस्को में उनकी मुलाकात वैलेंटिन युमाशेव से हुई, जो उस वक्त रशिया के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के दामाद थे। इन्हीं युमाशेव ने कुछ दिनों बाद पुतिन को बोरिस येल्त्सिन से मिलवाया। पहली ही मुलाकात में येल्त्सिन पुतिन से काफी प्रभावित हुए। प्रभाव भी ऐसा कि येल्त्सिन ने पुतिन को प्रेसिडेंट ऑफिस में डिप्टी चीफ बना दिया। बोरिस येल्त्सिन दिन रात शराब के नशे में धुत रहते थे। राष्ट्रपति होते हुए भी जब चाहे जहां चाहे नाचने लगते थे। धीरे धीरे जनता के बीच उनकी छवि खराब होती चली गई। साथ ही उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगने लगे थे। येल्त्सिन का सूरज गुर्बत पर था और पुतिन का उरूज पर। क्रेमलिन में अपने काम के चलते पुतिन बड़े बड़े नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की नजर में आ चुके थे। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद एक तरफ जहां रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, आम लोगों की जेबें खाली हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग था जिसकी कमाई में दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही थी। ये लोग बोरिस येल्त्सिन के काफी करीबी थे, जो रशियन सरकार से मिलने वाले अरबों डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट से अपनी जेबें भर रहे थे। बदले में ये सरकार को चुनावों के दौरान खूब सपोर्ट किया करते थे। इस अमीर वर्ग को रूस की पॉलिटिक्स में एक नाम दिया गया, ओलिगार्क्स। इन्हीं ओलिगार्क्स के साथ नजदीकियों के चलते ही आगे चलकर पुतिन को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। ये ओलिगार्क्स कौन थे और जब कुछ ओलिगार्क्स ने पुतिन से बगावत करने की कोशिश की तो पुतिन ने उनके साथ क्या किया, और जिन ओलिगार्क्स ने पुतिन की वाहवाही की उनका क्या हुआ, कैसे पुतिन ने उन्हें सरकारी प्रोजेक्ट्स के ठेके देकर मालामाल कर दिया, इन सब पर बात होगी आगे। खैर, वापस लौटते हैं कहानी पर। फिलहाल ये वो वक्त था जब बोरिस येल्त्सिन और ओलिगार्क्स के ऊपर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लग रहे थे, लेकिन पुतिन का कद येल्त्सिन और ओलिगार्क्स की नजरों में तेजी से बढ़ने लगा था। आने वाले वक्त में पुतिन को रशिया के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि बोरिस येल्त्सिन और ओलिगार्क्स के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे, उससे पुतिन ने उन्हें बचाए रखा। पुतिन ने येल्त्सिन के खिलाफ किसी भी तरह की जांच नहीं होने दी। पुतिन उस वक्त एफएसबी के डायरेक्टर थे। उनकी इसी वफादारी को देखते हुए कहा जाने लगा था कि येल्त्सिन के उत्तराधिकारी पुतिन ही होंगे। फिर देखते ही देखते पुतिन रशिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बना दिए गए। इसी बीच अगस्त 1999 में रशिया की राजधानी मॉस्को के कई अपार्टमेंट्स में बम धमाकों की खबरें आने लगी। इन धमाकों में करीब 300 रूसी नागरिकों की जान चली गई। रशिया ने आरोप लगाया कि यह चेचनिया का हमला है, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया। इस मामले के निपटारे के लिए येल्त्सिन ने पुतिन को खुली छूट दे दी। छूट मिलते ही पुतिन ने चेचनिया पर हमला शुरू कर दिया। पुतिन ने धमकी देते हुए यहां तक कहा था कि हम तुम्हें टॉयलेट और गटर में भी घुस कर मारेंगे। चेचनिया खुद को आजाद देश के रूप में देखना चाहता था। इसी वजह से चेचनिया में चरमपंथियों की तादाद बढ़ रही थी। पुतिन का मानना था कि चेचनिया एक आतंकवादी अड्डा बन गया है और ये रशिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। भौगोलिक रूप से भी चेचनिया का काफी महत्व था। चेचनिया और उसके आसपास के इलाकों से ऑयल पाइपलाइन गुजरती है। चेचनिया पर कब्जे का मतलब सोवियत संघ के सपने का साकार होना था। रशिया की जनता के लिए सोवियत संघ के आकार लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। पुतिन ये बात अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए उन्होंने चेचनिया को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, जिसके जरिए रशिया की जनता का भरोसा जीता जा सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। चेचनिया पर हमले के बाद रशिया की जनता की नजरों में पुतिन एक मजबूत नेता के रूप में उभरने लगे, जो ईंट का जवाब पत्थर से देने में यकीन रखते थे। पुतिन यही इमेज तो बनाना चाहते थे।
हालांकि पुतिन पर यह आरोप भी लगा कि रशिया में हुए अपार्टमेंट बम धमाकों के पीछे चेचनिया नहीं बल्कि खुद पुतिन का हाथ था। ऐसा कहा गया कि यह हमला उन्होंने खुद सुनियोजित तरीके से करवाया था ताकि उन्हें चेचनिया पर हमला करने का एक ठोस बहाना मिल सके। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस घटना के बाद पुतिन की लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। चेचनिया का चैप्टर खत्म होने के ठीक बाद येल्त्सिन ने पुतिन को अपने आवास पर बुलाया और कहा, मैं अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहता। मैंने तय किया है कि रशिया की सत्ता अब तुम संभालोगे। 31 दिसंबर 1999 की तारीख थी। पूरा रशिया नए साल का जश्न मना रहा था। इसी दौरान बोरिस येल्त्सिन के एक फैसले ने सबको चौंका दिया। येल्त्सिन ने यह ऐलान किया कि उनके बचे हुए कार्यकाल का जिम्मा पुतिन संभालेंगे। इस तरह राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर येल्त्सिन ने पुतिन को रशिया का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। अब पुतिन के पास येल्त्सिन की दी हुई पावर तो थी, लेकिन उन्हें ये पावर अब खुद हासिल करनी थी। पुतिन के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के 3 महीने बाद ही मार्च 2000 में रशिया में चुनाव होने वाले थे और इस बार विरोधी दलों के लिए पुतिन एक चुनौती बनकर उभरे, क्योंकि अपने चेचनिया प्रोपेगेंडा की वजह से एक तरफ जहां पुतिन रशिया की जनता पर अपना जादू चला चुके थे, वहीं उनके समर्थन में पूरा ओलिगार्क वर्ग भी खड़ा हो गया था, जो पैसे के सहारे पुतिन को राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार था। खैर, चुनाव हुआ और इस चुनाव में पुतिन को जबरदस्त जीत मिली। इस इलेक्शन में पुतिन को करीब 53% वोट हासिल हुए थे। इस तरह व्लादिमीर पुतिन अब जनता के वोटों से चुनकर रशिया के राष्ट्रपति बन चुके थे। जून 2000 की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम जे क्लिंटन रूस के दौरे पर थे। अपने 3 दिवसीय दौरे पर वो आखिरी दिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन से मिले। क्लिंटन ने येल्त्सिन से कहा, ये जो नौजवान तुम्हारा उत्तराधिकारी बना है, इसका मिजाज ठीक नहीं लगता। इसके दिल में डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं है। पुतिन को रशिया की सत्ता संभाले महज 6 महीने भी नहीं बीते थे, लेकिन उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने तेवर दिखा दिए थे। पुतिन और क्लिंटन की मुलाकात की फुटेज देखेंगे तो 2 चीजें दिखेंगी। पहली, शुरुआती वक्त में पुतिन किसी नौसिखिए की तरह झिझकते हुए क्लिंटन से मिलते हैं। कंधे झुके हुए थे, बॉडी लैंग्वेज में एक संकोच साफ झलकता है। फिर दोनों कुर्सी पर बैठते हैं। क्लिंटन अपनी चेयर को ओन करते हुए बैठते हैं। उधर पुतिन कुर्सी के अगले हिस्से पर असहज ढंग से बैठे दिखते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगता और पुतिन अपनी ऐंठन दिखाने लगते हैं। वो दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाते हैं, पैर हिलाकर क्लिंटन से ऐसे बात करने लगते हैं जैसे मानो ये हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग नहीं बल्कि किसी रिश्तेदार के साथ बैठे हों। क्लिंटन को ये रवैया बिल्कुल नहीं जमी तो बातचीत भी नहीं। तभी उन्होंने पुतिन के मेंटर बोरिस येल्त्सिन से कहा कि उन्हें नए राष्ट्रपति को लेकर संदेह है। ये एक सिलसिले की शुरुआत भर थी जिसमें एक के बाद एक कई राष्ट्रपतियों को यही संदेह होने वाला था और फिर इस संदेह के सबूत भी मिलने वाले थे। पुतिन को क्लिंटन से किसी तरह की साझेदारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्लिंटन पुतिन मीटिंग के 1 साल बाद अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिला, नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश। पुतिन को बुश के साथ मीटिंग में दिलचस्पी थी। उन्हें लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने पक्ष में झुका लेना उनके शासन के लिए कारगर होगा और इसके लिए पुतिन ने ऐसा तरीका अपनाया जो उनके कैरेक्टर के बारे में भी बताता है। व्लादिमीर पुतिन को उनके सलाहकारों के मार्फत ये जानकारी मिली कि बुश के भीतर एक मजबूत क्रिश्चियन फेथ है। पुतिन ने बुश से मुलाकात के दौरान उन्हें अपने परिवार से जुड़ी एक भावुक कहानी सुनाई। पुतिन ने बुश को बताया, एक बार की बात है जब हमारा दूसरा घर जल गया था और एक धार्मिक पदक जो मेरी माँ का था वो खो गया और उन्हें लगा कि ये हमेशा के लिए चला गया है और फिर एक फायरमैन ने उन्हें ये पवित्र अवशेष जैसा कुछ ला कर दिया। इस कहानी के जरिए पुतिन ने बुश के सामने क्रिश्चियनिटी को लेकर अपने लगाव को स्थापित कर दिया। बुश पर इस कहानी का कितना असर हुआ ये दोनों नेताओं के साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखता है। जब एक पत्रकार ने बुश से सवाल किया, क्या ये वो आदमी है जिन पर अमेरिकन को भरोसा करना चाहिए? बुश का जवाब था, मैंने उस आदमी की आंखों में देखा, मैंने पाया कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मैं उनको समझ पाया, वो अपने देश के हित के लिए कमिटेड हैं। बुश के साथ खड़े पुतिन खुश थे क्योंकि वो बुश के मुंह से जो बात सुनना चाहते थे बुश ने ठीक वही बात कही थी।
लेकिन 2003 की इराक वॉर के बाद पुतिन को एक खतरा महसूस होने लगा। पुतिन को लगा कि अमेरिका किसी भी देश में घुस सकता है और वो इस अमेरिकन दबंगई से असुरक्षित महसूस करने लगे। साइकोलॉजी में एक बेसिक थ्योरी समझाई जाती है। इनसिक्योर शख्स खुद को एक सिग्मा मेल की तरह स्टैब्लिश करने के लिए ओवर एग्रेसिव होने लगता है, और पुतिन ने तो खुद को सिग्मा साबित करने के लिए क्लिंटन तक को नाराज कर दिया था। लेकिन इस बार अमेरिका को आंख दिखाने के लिए उन्होंने 2007 तक का इंतजार किया। जर्मनी के म्यूनिख में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो रही थी। पुतिन के बोलने की बारी आई। पूरे आक्रोश के साथ पुतिन ने लगभग थ्रेट की भाषा इस्तेमाल की। पुतिन ने कहा कि सबसे पहले और सबसे जरूरी बात तो यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय क्षेत्रों में अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लिया है, जो वो अन्य देशों पर थोपता है। ऐसा कौन चाहेगा? ये बेहद खतरनाक है। पुतिन के बयान को इस तरह लिया गया कि वो अमेरिका का ज्ञान नहीं सुनने वाले और अमेरिका को उस भाषा में जवाब देने वाले हैं जिस भाषा में अमेरिका दूसरे देशों को हड़काते रहता है। पुतिन बहुत जल्द इस तेवर में आते दिख गए थे कि वर्ल्ड ऑर्डर को वो अपने ढंग से तय करेंगे, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, क्योंकि पुतिन ये बात समझ चुके थे कि उनके किसी भी एक्शन पर पश्चिम के देश सिर्फ लेक्चर ही दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये लेक्चरबाजी वाली बात पुतिन को कैसे समझ आई। बुश ने जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने की बात कही। बुश प्रशासन इसकी तैयारी भी कर रहा था। जॉर्जिया और यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। सोवियत विघटन के बाद ये दोनों देश अलग हो गए। इन दो देशों के नाटो में शामिल होने का मतलब होता रूस के दरवाजे पर अमेरिका की बढ़त, जो पुतिन के लिए नासूर था। इसलिए जॉर्जिया और यूक्रेन को लेकर अमेरिका का पहल करना पुतिन को रास नहीं आया, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति की मंशा थी कि भविष्य में देश के बॉर्डर का विस्तार करना है, और ये दोनों देश टारगेट पर थे। पुतिन ने बुश से सीधी मुलाकात की। ऑफिशियल डिनर के दौरान पुतिन ने सिर्फ एक लाइन में बुश के सामने अपनी मांग जाहिर कर दी। पुतिन ने कहा, यूक्रेन इज नॉट अ रियल कंट्री। यूक्रेन की स्वायत्तता को नकार चुके पुतिन ने कुछ ही महीनों बाद जॉर्जिया पर हमला कर दिया, और पुतिन की कार्रवाई के बाद अमेरिका ने एक्शन लेने की बजाय लोकतंत्र और सॉवरेनिटी का ज्ञान देना शुरू कर दिया, जिससे पुतिन समझ गए कि वो जब चाहे तब मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं और अमेरिका कोई एक्शन नहीं लेगा। बुश के बाद व्हाइट हाउस को बराक ओबामा के रूप में नया प्रेसिडेंट मिला और एक वाइस प्रेसिडेंट भी, नाम जो बाइडन। ओबामा के कार्यकाल में रशिया से निपटने का जिम्मा बाइडन ही संभाल रहे थे। ओबामा बाइडन की जोड़ी ने जब व्हाइट हाउस संभाला तो एक बात सामने आई। मीडिया में चर्चा हुई कि बाइडन को पुतिन का रवैया कुछ खास पसंद नहीं है। बहरहाल जुलाई 2009 में ओबामा और पुतिन की पहली मुलाकात हुई। इस बार जब बैठकी हुई तो पुतिन की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी। वो सिग्मा मेल के पुराने डेफिनेशन को भुला चुके थे। पुतिन मीटिंग्स में वर्चस्व स्थापित करने के लिए पैर फैलाकर कुर्सी पर बैठना और हाथ भांजकर बात करना बंद कर चुके थे। अब वो नेचुरली कॉन्फिडेंट हो चुके थे और कठोर से कठोर बात शांत लहजे में करने लगे थे। ओबामा के सामने अपने 45 मिनट के मोनोलॉग में पुतिन ने यही किया। ओबामा ने इस लेक्चर से अपमानित महसूस किया और अगली बार पुतिन से बात करने के लिए अपने डिप्टी को भेजा। बाइडन और पुतिन की मुलाकात हुई, एक ऐसी मुलाकात जो दोनों देशों के रिश्तों में अहम मोड़ साबित होने वाली थी। हुआ ये कि पुतिन से मुलाकात के ठीक बाद बाइडन मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने पहुंचे और यहां बाइडन ने पुतिन का नाम लिए बगैर छात्रों से एक अपील कर दी। अपील कि अगर आप इस देश में जीना चाहते हैं तो लोकतंत्र के बेसिक सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए और लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ उठ खड़े होइए। बाइडन ये सब बातें रशिया में खड़े होकर कर रहे थे। सोचिए, अमेरिका का उपराष्ट्रपति रशिया में जाकर रशिया के लोगों से अपील कर रहा था कि वो लोकतंत्र के लिए लड़ते रहें। पुतिन, जिन्हें लोकतंत्र की एबीसीडी से कोई मतलब नहीं था, उनको ये बात कतई पसंद नहीं आई, क्योंकि पुतिन इसका आफ्टर इफेक्ट जानते थे। क्या था ये आफ्टर इफेक्ट? बाइडन के बयान के कुछ वक्त बाद रशिया की जनता पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। इसका जवाब पुतिन के पास था। पुतिन ने प्रोटेस्ट करने वालों पर कार्रवाई का आदेश दे दिया और इस कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
लाठियां चली और प्रोटेस्ट में शामिल विपक्षी नेताओं और इसकी वकालत कर रहे पत्रकारों की रहस्यमयी तरीके से मौत होने लगी। कोई होटल में मरा हुआ मिला तो किसी के खाने में जहर, यानी अपने खिलाफ उठी हर आवाज को पुतिन ने रौंद डाला। इसी टाइमलाइन के दौरान यूक्रेन और नेटो के बीच संबंध मजबूत होते रहे। पुतिन को डर था कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया तो अमेरिका सहित पश्चिमी देश उनके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। यही कारण बना रशिया यूक्रेन युद्ध का। 24 फरवरी 2022 की सुबह रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। चारों तरफ धमाके होने लगे। टैंक और फाइटर जेट यूक्रेन की सीमा में घुस गए। व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताया, लेकिन असल में ये एक बड़ा युद्ध था। रशिया ने पहले डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद करने का दावा किया और फिर उत्तर, दक्षिण और पूर्व तीनों दिशाओं से यूक्रेन पर हमला बोल दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को हथियार, पैसा और तकनीकी मदद भेजनी शुरू कर दी। वहीं रशिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए गए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। पुतिन को उम्मीद थी कि यह जंग कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन यूक्रेन के जबरदस्त प्रतिरोध और पश्चिमी देशों की मदद से युद्ध लंबा खिंचता चला गया। आज भी ये लड़ाई जारी है, जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि क्या ये युद्ध कभी खत्म भी होगा या नहीं। इस सवाल से पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल फिलहाल हमें 2016 में लौटना होगा, क्योंकि इसी साल अमेरिका में दिलचस्प राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, लेकिन सबूतों के साथ आरोप लगे कि रशिया ने प्रेसिडेंट इलेक्शन को मैनिपुलेट किया। आरोप लगा कि पुतिन हिलरी क्लिंटन के बजाय ट्रंप को राष्ट्रपति बनता देखना चाहते थे, क्योंकि ट्रंप का चुना जाना पुतिन के लिए फायदे का सौदा था। पुतिन ये बात समझ चुके थे कि ट्रंप जैसे बिजनेसमैन के मुंह से अपने फायदे की बातें करा ले जाना बहुत आसान काम है। पुतिन की मंशा पूरी हुई, ट्रंप राष्ट्रपति बने और फिर आई पहली मुलाकात की बारी। मुलाकात में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर था। एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल पूछा। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के चुनाव में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को खारिज किया है, लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि यह हस्तक्षेप हुआ है। आप किस पर भरोसा करेंगे? ट्रंप ने जो जवाब दिया उससे पुतिन समझ गए कि उनके सामने क्लिंटन, बुश या ओबामा जैसा राष्ट्रपति नहीं खड़ा है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसे मैनिपुलेट करना आसान है। ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे ऐसी कोई वजह नहीं दिखती कि रशिया अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप करेगा। ट्रंप के इस एक जवाब ने पुतिन को यह भरोसा दिला दिया कि नेटो से लेकर यूक्रेन तक के मुद्दे पर अमेरिका रशिया के पक्ष में ही खड़ा रहने वाला है। लेकिन यह सब होता उससे पहले ही अमेरिका का राष्ट्रपति बदल गया। अब कुर्सी पर ट्रंप नहीं बैठे थे, वो शख्स बैठा था जिसकी वजह से रशिया में पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया था और पुतिन को कितनी ही तिकड़म भिड़ानी पड़ गई थी ताकि उस प्रोटेस्ट को दबाया जा सके। ओबामा के डिप्टी रहे जो बाइडेन अब राष्ट्रपति बन चुके थे। ये वही समय था जब रशिया यूक्रेन पर हमले की तैयारी शुरू कर रहा था, जिसकी जानकारी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्रेसिडेंट ऑफिस तक पहुंचाई। तय हुआ कि बाइडेन और पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। बात हुई भी, जिसमें बाइडेन ने पुतिन को धमकी भरे लहजे में कहा, रशिया जो तैयारी कर रहा है हमें उसकी जानकारी है, लेकिन रशिया को यह समझना होगा कि यूक्रेन की प्लानिंग पर आगे बढ़ने के नतीजे ठीक नहीं होंगे, इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पुतिन ने किसी भी प्लानिंग की बात को खारिज कर दिया और अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए आगे बढ़ते गए। सवाल यह है कि अमेरिकन राष्ट्रपति की धमकी का पुतिन पर कोई असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सालों पहले जब पुतिन ने जॉर्जिया पर हमला किया था तब उन्होंने देखा था कि अमेरिका की धमकी का कोई मतलब नहीं। पुतिन का अनुभव था कि उनके किसी भी एक्शन पर अमेरिका का रिएक्शन सिर्फ लेक्चर ही होगा। खैर, इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन में जो किया उन खबरों से दर्शक बाखूबी वाकिफ हैं। यूक्रेन बर्बादी की कगार पर है और पुतिन अपने तानाशाही मंसूबों में कामयाब होते जा रहे हैं। अमेरिका कभी यूक्रेन की ओर से पुतिन और रशिया के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। बिजनेस में अवरोध जैसी चीजों का पुतिन कितना ही लोड लेंगे, ये बात समझाने की जरूरत नहीं है। यही वजह रही कि यूक्रेन युद्ध के दौरान जब रशिया की कई चीजों पर बैन लगाया गया तो पुतिन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ।
पुतिन ने क्लिंटन से लेकर ट्रंप तक कुल 5 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा और हर राष्ट्रपति को अलग ढंग से डील किया। किसी राष्ट्रपति के साथ मीटिंग में दिलचस्पी नहीं दिखाई और कोरम पूरा किया, तो किसी को धमकाने तक की हद तक पहुंच गए। किसी राष्ट्रपति को कहानी सुनाकर अपने प्रति सॉफ्ट किया, तो किसी को मैनिपुलेट करके अपना भोंपू ही बना लिया। लेकिन हर प्रेसिडेंट की मीटिंग में पुतिन की पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है। पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों से भिड़कर तो रशिया में अपनी छवि बनाते ही हैं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को लेकर वो किस हद तक जाते हैं, इसकी बानगी देखिए। सोसाइटी ने जो पैमाना तय कर रखा है उसमें हाइट का भी बड़ा रोल है। तभी तो पुतिन अपनी हाइट को असल से ज्यादा प्रोजेक्ट करने की हर संभव कोशिश में लगे रहते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट से दिलचस्प बात पता चलती है। पुतिन अपनी हाइट को लेकर कॉन्शियस रहने वाले नेता है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के सख्त नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति से लंबा नहीं हो सकता, जिनकी आधिकारिक तस्वीरों में लंबाई 5 फीट 2 इंच और 5 फीट 5 इंच के बीच बताई गई है। इसलिए पुतिन के बॉडीगार्ड हमेशा उनसे छोटे कद के ही होते हैं। इसी रिपोर्ट में एक घटना का जिक्र मिलता है। रशियन राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए मॉस्को स्थित राष्ट्रपति भवन में महिलाओं के एक ग्रुप की मेजबानी कर रहे थे। पुतिन के सहयोगी गेस्ट को यह बताना भूल गए कि वे हाई हील के जूते ना पहने। नतीजतन एक ग्रुप फोटो में पुतिन कद में कई गेस्ट से छोटे दिख रहे थे। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है कि इस फोटो सेशन से पहले महिलाओं को निर्देश दिया गया था कि वो थोड़ी झुककर खड़ी हों, ताकि पुतिन की हाइट के साथ सभी एडजस्ट हो सके। इमेज बिल्डिंग की कवायद में ही पुतिन साइबेरिया के बर्फीले जंगलों में घुड़सवारी करते दिखाई देते हैं। फाइटर जेट उड़ाने से लेकर अलग अलग स्टंट करते दिखते हैं। पुतिन कई बार अपनी छवि को एक एडवेंचरर और एक्शन हीरो की तरह पेश करते हैं। उनकी कुछ तस्वीरें उन्हें साइबेरियन जंगलों में बाघों के साथ खड़ा दिखाती हैं, तो कुछ में वो एक घायल बाघ का इलाज करते नजर आते हैं, जैसे वो ना सिर्फ रशिया बल्कि पूरी प्रकृति के संरक्षक हों। एक अन्य तस्वीर में वो एक विशालकाय ग्रेवाल व्हेल के साथ पानी में तैरते हुए दिखे, जबकि कुछ तस्वीरों में उन्होंने शिकारी पक्षियों को हाथ में पकड़ रखा है। ये सभी दृश्य एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं, जिसके जरिए ये कोशिश की जाती है कि पुतिन एक निडर और मजबूत शासक के तौर पर प्रोजेक्ट हो सके। उनकी मनोवैज्ञानिक रणनीतियां सिर्फ स्टंट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे अपने अधिकारियों पर मजबूत मानसिक प्रभाव डालने के लिए भी जाने जाते हैं। 2007 में जब जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से उनकी मुलाकात हुई, तब पुतिन ने जानबूझकर एक बड़ा ब्लैक लेब्राडोर कुत्ता उनके पास छोड़ दिया, जबकि मार्केल को कुत्तों से डर लगता था। मार्केल असहज हो गई, लेकिन पुतिन पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते रहे। इसे पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जाता है, जिसमें पुतिन अपने विरोधियों को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। 72 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं दिखती, लेकिन इसके लिए भी हुज्जत की जाती है। दरअसल पुतिन अपने चेहरे को मेंटेन रखने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका चेहरा हमेशा जवान दिखता रहे। लेकिन एक बात से शायद आप अनजान होंगे कि पुतिन को पार्किंसंस नाम की एक बीमारी भी है। इसी वजह से जब वो बैठते हैं तो अक्सर टेबल या पास रखी हुई चीजों को मजबूती से पकड़कर बैठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्किंसंस बीमारी में इंसान लड़खड़ाने लगता है। पार्किंसंस की वजह से पुतिन भले ही अब लड़खड़ा रहे हों, लेकिन शुरुआती दौर में ही एक मौका ऐसा भी आया जब ओलिगार्क्स की वजह से पुतिन की सत्ता लड़खड़ाने लगी थी। लेकिन ओलिगार्क्स कोई बीमारी नहीं, बल्कि समर्थकों का एक गुट था, जिन्होंने पैसों के बूते पर पुतिन को राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल करने में मदद की थी। दरअसल पुतिन की पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि वो पूरी पावर अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। यानी आप सब कीजिए, लेकिन पुतिन के रास्ते में टांग मत अड़ाइए। एक बार की बात है, राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने ओलिगार्क्स की एक मीटिंग बुलाई। सामने एक ऑफर रख दिया। ऑफर का लबोलुआब ये था कि आप खूब बिजनेस करिए, खूब पैसे कमाइए, बस मेरे रास्ते में कभी टांग मत अड़ाइएगा। आने वाले वक्त में इस डील से जो भी पलटा, उन्हें या तो साइबेरिया के जंगलों में डाल दिया गया या फिर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। कईयों की तो मौत ऐसे हालात में हुई जो बेहद संदिग्ध थी।
पावर में आने के बाद पुतिन ने ओलिगार्क्स को खत्म नहीं किया, बल्कि उनको निशाना बनाया जो उनके रास्ते में कांटा बन सकते थे। ऐसे ही एक ओलिगार्क थे जिनका नाम था व्लादिमीर गुसिंस्की। साल 1993 आते आते इन्होंने एक अखबार और एक प्राइवेट टीवी चैनल लॉन्च कर दिया था। टीवी चैनल का नाम था एनटीवी। गुसिंस्की ने टेलीविजन के जरिए पुतिन को घर घर पहुंचाया था, उन्हें हीरो बनाया था। लेकिन पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद जैसे ही उन्होंने एनटीवी के सहारे पुतिन की आलोचना की, पुतिन आग बबूला हो गए। असल में एनटीवी ने पुतिन की एक कार्टून इमेज बनाकर उनकी नीतियों की आलोचना कर दी। फिर क्या था, पहले तो एनटीवी के ऑफिस में छापा मारा गया, फिर गुसिंस्की के ऊपर करप्शन का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद में एक सरकारी एनर्जी कंपनी गैज़प्रोम ने एनटीवी का जबरन टेक ओवर कर लिया, यानी जो पुतिन से टकराया, पुतिन ने उसे चूर चूर कर दिया। एक और ओलिगार्क की तबाही की कहानी है, नाम है मिखाइल खोदोरकोवस्की। पुतिन को राष्ट्रपति बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। यूकोस नाम की सरकारी ऑयल कंपनी का बड़ा हिस्सा इनके हाथों में था। मिखाइल के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुतिन को आंख दिखाना शुरू किया, पुतिन ने इनको तबाह कर दिया। कैसे? कहानी यूं है कि मिखाइल ने रूस की संसद में लॉबिंग करना शुरू कर दिया था। कहा यहां तक जाता है कि उन्होंने पुतिन के विरोधी नेताओं को फंडिंग देना शुरू कर दिया। मिखाइल यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुतिन के ऊपर खुलेआम टीवी पर आकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना भी शुरू कर दिया। मिखाइल पुतिन की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। जाहिर है अंजाम बुरा होना तय था। साल 2003 का वाकया है। मिखाइल खोदोरकोवस्की एक प्राइवेट जेट में सफर कर रहे थे। जैसे ही उनका विमान रिफ्यूलिंग के लिए एक जगह रुका, कुछ नकाबपोश लोगों ने उन पर धावा बोल दिया और उन्हें बंदूक की नोक पर गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही दिनों बाद उनके ऊपर टैक्स चोरी के आरोप लगाए गए, फिर जेल में ठूंस दिया गया। सरकार ने उनकी ऑयल कंपनी पर कब्जा कर लिया और फिर उसे औने पौने दाम पर बेच दिया गया। इसी तरह के और भी ओलिगार्क्स के कई किस्से हैं जिन्होंने पुतिन को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुतिन के सामने मुखालफत के एक दो कदम बढ़ाए, पुतिन ने उनके पैरों को ही काट दिया। एक और धड़ा है जिसने पुतिन की वाहवाही की। बदले में पुतिन ने उन पर खूब प्यार न्योछावर किया। उन्हें एक से बढ़कर एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। पुतिन जब स्कूल में थे तब जूडो और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए एक क्लास जाते थे, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो हुआ यूं कि इस दौरान उनकी दोस्ती हो गई एक और लड़के से, जिसका नाम था आर्केडी रोटनबर्ग। साल 2000 आते आते आर्केडी रोटनबर्ग अपने भाई के साथ मिलकर ऑयल के बिजनेस से जुड़ गए। तब तक वो बहुत छोटे व्यापारी थे, लेकिन आगे उनके साथ बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, क्योंकि उनके बचपन का दोस्त व्लादिमीर पुतिन रशिया का राष्ट्रपति बनने वाला था। पुतिन जैसे ही राष्ट्रपति बने, मानो आर्केडी रोटनबर्ग की लॉटरी लग गई। साल 2000 में रशियन सरकार ने एक लीकर कंपनी बनाई, जिसमें 100 से ज्यादा अल्कोहल फैक्ट्रियों को मिला दिया गया। यह कंपनी रशिया के वोडका मार्केट का लगभग 30% हिस्सा कंट्रोल करती थी। इस कंपनी की जिम्मेदारी मिली पुतिन के दोस्त आर्केडी रोटनबर्ग को। अगले ही साल पुतिन ने रूस की एक बड़ी गैस कंपनी गैज़प्रोम के बोर्ड में अपने आदमियों को बिठा दिया। आर्केडी और उसके भाई को लगने लगा ये अच्छा मौका है। उन्होंने एक बैंक की शुरुआत की। फिर देखते ही देखते दोनों भाइयों ने मिलकर कंस्ट्रक्शन, गैस और पाइपलाइन कंपनियां खरीदनी शुरू कर दी, जो गैज़प्रोम के लिए काम करती थी। रोटनबर्ग ब्रदर्स को बड़े से बड़ा सरकारी टेंडर मिलने लगा। उन पर ओवर रेटिंग और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, क्योंकि वो पुतिन के करीबी थे, पुतिन के गुणगान गाते थे। भला उनके खिलाफ कहां कोई भ्रष्टाचार की फाइल खुलने वाली थी। साल 2014 में रूस के सोची में विंटर ओलंपिक आयोजित हुए। द न्यूयॉर्कर की 2017 की एक प्रोफाइल के मुताबिक आर्केडी की कंपनियों को लगभग $7 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। ये इतनी रकम थी जितना वैंकूवर ओलंपिक्स जो साल 2010 में हुए थे उसका कुल खर्च था। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के एक इकोनॉमिस्ट स्टैनिस्लाव मार्कस, उन्होंने हाल ही में द इंडिकेटर मीडिया को बताया कि पुतिन के दोस्त जो सरकार से ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा वापस पुतिन को ही जाता है। मार्कस कहते हैं यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। कितने अमीर ये किसी को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यही एक बड़ा तरीका है पैसा बनाने का।
द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने जहर से जान लेने की तकनीक को बरसों से इस्तेमाल किया है। कहा जाता है कि सोवियत सरकार में साइंटिस्ट ने कई सालों तक बिना रंग और गंध वाले जहर को तैयार किया। साल 1954 में एक केजीबी ऑपरेटिव के इंटरव्यू के मुताबिक इन जहरीले पदार्थों की टेस्टिंग कैदियों पर की जाती थी। ऐसे जहर का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ आज भी किया जाता है। अलेक्जेंडर लिट्विनेंको एफएसबी सिक्योरिटी सर्विस के पूर्व अधिकारी थे। वो पुतिन सरकार की खूब आलोचना किया करते थे, लेकिन वो इस आलोचना के अंजाम से शायद वाकिफ नहीं थे। साल था 2006। लिट्विनेंको लंदन में थे, तभी उन्हें पोलोनियम 210 जहर देकर हमेशा के लिए सुला दिया गया। मौत से पहले लिट्विनेंको ने पत्रकारों से बात करते हुए खुलासा किया था कि रशिया की एफएसबी सिक्योरिटी सर्विस अब भी सोवियत दौर की जहर बनाने वाली लैब्स चला रही है। एक ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चला कि लिट्विनेंको की मौत जहर की वजह से हुई थी, जिसमें रशियन एजेंट्स का हाथ था। एक और काफी हाई प्रोफाइल केस है अलेक्जेई नवाल्नी का। नवाल्नी पुतिन का ऐसा विरोधी नेता था जिसके बारे में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था, द मैन व्लादिमीर पुतिन फियर्स द मोस्ट। कहा जाता है कि अलेक्जेई नवेल्नी के पास पुतिन से जुड़ी ऐसी कई जानकारियां थी जिससे पुतिन डरते थे। नवेल्नी को अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का एजेंट बताया गया। उनकी गिरफ्तारी हुई। कई सालों तक वो जेल में बंद रहे। फिर उन्हें कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप में सलाखों के पीछे सड़ने के लिए भेज दिया गया। लेकिन ये जेल की सजा उन यातनाओं के आगे काफी छोटी थी जो आगे नवेल्नी को झेलनी पड़ी। नवेल्नी ने पुतिन सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें मारने के लिए नोविचोक नामक जहर दिया गया। साल 2024 में खबर आती है कि नवेल्नी की आर्कटिक जेल में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक नवेल्नी की मौत जहर से हुई थी। हालांकि पुतिन सरकार इस दावे को झूठा बताती है। इसी तरह साल 2015 में बोरिस नेमत्सोव नाम के एक विपक्षी नेता को मॉस्को में एक ब्रिज के ऊपर गोली मार दी गई। BBC और द इनसाइडर की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चला कि नेमत्सोव की मौत से लगभग एक साल पहले से रशिया की एफएसबी एजेंसी के एजेंट्स उन्हें फॉलो कर रहे थे। ह्यूमन राइट बीट कवर करने वाली पत्रकार अन्ना पोलितकोवस्काया ने जब चेचनिया में मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर रिपोर्ट्स की तो उनकी भी 7 अक्टूबर 2006 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 2023 के जून महीने में रूस के प्राइवेट मिलिट्री पार्टनर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रशियन सेना के खिलाफ बगावत कर दी। पुतिन और प्रिगोजिन के बीच हुई मुलाकात के बाद मामला शांत तो हो गया था, लेकिन इसके ठीक 3 महीने बाद 23 अगस्त 2023 को उनका बिजनेस जेट क्रैश हो गया। इसमें उनके अलावा 9 और लोग मौजूद थे। सभी की मौत हो गई। इस घटना के बाद ये अटकलें लगाई गई कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। पुतिन अपने खिलाफ विरोध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसे एक और घटना से समझा जा सकता है। बात साल 2012 की है। रूस में एक फेमिनिस्ट पंक रॉक ग्रुप था जिसका नाम था पुसी राइट। इस ग्रुप में कुछ लड़कियां शामिल थी। पुसी राइट ग्रुप सड़कों पर गीत गाते थे। इनके गानों में मुद्दे शामिल होते थे, कभी फेमिनिज्म से जुड़े मुद्दे, कभी LGBTQ कम्युनिटी राइट्स के मुद्दे, तो कभी पुतिन सरकार की नीतियों की घोर आलोचना की जाती थी। साल 2012 का फरवरी महीना चल रहा था। तभी पुसी ग्रुप की लड़कियों ने मॉस्को के सबसे बड़े चर्च में जाकर अपने स्टाइल में प्रदर्शन किया। उनके गानों में पुतिन की आलोचना थी, जिसके बाद पुसी ग्रुप की लड़कियों को धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस वक्त पुतिन की खूब आलोचना हुई। कुछ साल बाद इन लड़कियों की रिहाई हुई। पुसी ग्रुप फिर एक्टिव हो गया। साल 2014 में रशिया के सोची शहर में विंटर ओलंपिक्स आयोजित हुए। इस दौरान भी पुसी ग्रुप की लड़कियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस ग्रुप पर चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया। ये पूरी घटना दिखाती है कि पुतिन के राज में सरकार के खिलाफ बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। एक तरफ जहां पुतिन पर अपने विरोधियों को जान से मरवाने के आरोप लगते रहे हैं, वहीं गाहे बगाहे पुतिन को भी निपटाने की कोशिशें होती रही हैं। पुतिन के ऊपर अब तक 43 से भी ज्यादा जानलेवा हमले हो चुके हैं। साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद जब पुतिन ने संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम लगाने की कोशिश की तो रशियन माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया।
पुतिन अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार के पीछे चल रही दूसरी कार में बम फिट कर दिया गया। बम फटा, लेकिन पुतिन की जान बच गई। इसी साल यानी 2000 में पुतिन जब उज़्बेकिस्तान में थे, तब भी उन पर हमले हुए। एक बार जब पुतिन योल्टा में विजिट के लिए गए थे, तो उनके ब्रेकफास्ट में जहर मिला दिया गया था। कहा जाता है कि पुतिन ब्रेकफास्ट में जो जैम इस्तेमाल करने वाले थे, उसमें जहर मिला हुआ था। चूंकि पुतिन की सुरक्षा बेहद कड़ी थी, इसलिए वो इसका शिकार होते होते बच गए। फिर साल 2002 में मॉस्को में एक परेड के दौरान दूर कहीं स्नाइपर्स पुतिन की जान लेने के लिए घात लगाए बैठे थे, लेकिन पुलिस की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें पहले ही दबोच लिया। पुतिन जब यूक्रेन में थे, तब उन पर हमला हुआ। जब वो अमेरिका के दौरे पे थे, तब भी उन पर हमला हुआ। इस तरह पुतिन के ऊपर 43 से भी ज्यादा जानलेवा हमले हो चुके हैं। अब ये तो हुई पुतिन की राजनीति और उनकी शख्सियत की बात, लेकिन उनके परिवार में कौन कौन है, ये भी जानना जरूरी है। व्लादिमीर पुतिन ने 1983 में ल्यूडमिला पुतीना से शादी की, जो एक पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट थी। दोनों की 2 बेटियां हैं, मारिया पुतीना और एकातेरिना पुतीना। ये दोनों ही सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हैं और पुतिन उनकी पहचान छुपा कर रखते हैं। 2013 में पुतिन और ल्यूडमिला का तलाक हो गया। तलाक की घोषणा भी बहुत संयमित तरीके से की गई। दोनों ने कहा कि ये एक आपसी फैसला था, क्योंकि ल्यूडमिला सार्वजनिक जीवन से दूर रहना चाहती थी। तलाक के बाद ल्यूडमिला ने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। पुतिन का नाम कई महिलाओं के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने कभी इन अफवाहों की पुष्टि नहीं की। सबसे ज्यादा चर्चित नाम अलीना कबाएवा का है, जो एक ओलंपिक जिम्नास्ट और सांसद रही हैं। कहा जाता है कि पुतिन और अलीना लंबे समय से रिश्ते में हैं और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन पुतिन ने इस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। पुतिन अपनी निजी जिंदगी को बहुत छुपा कर रखते हैं। उनकी बेटियां कहां रहती हैं, क्या करती हैं, इसकी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। जाते जाते एक जानकारी और, पुतिन ने सत्ता में काबिज रहने के लिए रूस का संविधान तक बदल दिया। पुतिन अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन पर सत्ता का नशा किस कदर हावी है। अब आखिरी सवाल, क्या पुतिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान है? ऐसा दावा किया जाता है कि पुतिन इलॉन मस्क और बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर है। हालांकि पुतिन इस बात से हमेशा इनकार करते रहे हैं। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 58 प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स हैं, 700 से भी ज्यादा कारें हैं, 20 बड़े बड़े महल और एक ऐसा टॉयलेट है जो गोल्ड से बना हुआ है। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने से बने इस टॉयलेट की सीट में 40,815 हीरे जड़े हुए हैं, जो कुल 334.68 कैरेट के हैं। हालांकि पुतिन इन दावों का हमेशा से खंडन करते रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। पता बस इतना है कि पुतिन जिद्दी हैं। पुतिन रूस को एक बार फिर सोवियत संघ बनाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। पुतिन को आलोचना पसंद नहीं, पुतिन को विरोध पसंद नहीं, पसंद है तो बस एक छत्र राज। तो ये थी पुतिन की जिंदगी से जुड़ी पूरी कहानी। इस किस्से को लिखा था मेरे साथी रब्बानी आजाद और उनकी मदद की आकाश कुमार ने। कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।